गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश की बात की थी। ठीक है, देखो ये है भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में द्विनिषेचन के बाद दो संरचनाएं बनी थी। एम्ब्रियो सैक में द्विनिषेचन के बाद दो संरचनाएं बनी थी। एक तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और एक जाइगोट। ठीक है, ये त्रिगुणित था और ये टूएल था, यानी एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक या अंडकोशिका तो संलयित होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट या युग्मनज। और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विकसित होकर के किसका निर्माण करेगा, एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश। ठीक है, तो भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे इस जाइगोट से। अब ये जो जाइगोट है ये क्या करेगा, आगे भ्रूण या एम्ब्रियो का विकास करेगा। इस जाइगोट से किसका निर्माण होता है, भ्रूण या एम्ब्रियो का। ठीक है, तो आज के क्लास में हम ये देखेंगे इस जाइगोट से भ्रूण कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो जो अपना टॉपिक है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, यानी द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन या भ्रूण का विकास। अब ये भ्रूण का विकास है हम कौन से पादपों में देखेंगे, द्विबीजपत्री डाइकोट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन, भ्रूण डेवलपमेंट या परिवर्धन का अध्ययन किसने किया था, हेंस्टीन ने। भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, हेंस्टीन ने। किस पादप में किया था, ये भी ध्यान रखना, तो क्रूसीफेरी कुल के कैप्सुला पादप में किया था। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन क्रूसीफेरी कुल के पादपों में, या पादप का नाम क्या था, कैप्सुला में, किसने किया था, हेंस्टीन ने किया था। ठीक है, भ्रूण का परिवर्तन किससे होगा, युग्मनज से। किससे होगा, युग्मनज या जाइगोट से। ये क्या है, जाइगोट कैसा है, 2n है और सिंगल सेल्ड है, यानी एक कोशिकीय है। निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है वो कैसा होता है, एक कोशिकीय। तब ये एक कोशिकीय युग्मनज ही विभाजित होकर के इसका निर्माण करेगा, एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। इस जाइगोट में जो भी विभाजन होंगे, जितने भी विभाजन होंगे, सारे विभाजन कैसे होंगे, समसूत्री। कैसे विभाजन होंगे, समसूत्री। ठीक है, तो देखो हाँ एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो जाइगोट है ये बीजांड में किस सिरे पर बनता है, तो जाइगोट बीजांड द्वारीय सिरे की ओर होता है। जाइगोट कहां पड़ता है, बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर। ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में पहला विभाजन कैसा होता है, अनुप्रस्थ। कैसा होता है, अनुप्रस्थ। यदि दाएं से बाएं देखें ये विभाजन होता है अनुप्रस्थ, ऊपर से नीचे देखें ये कैसा होगा, अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ विभाजन होगा जाइगोट में, पहला विभाजन कैसा होगा, अनुप्रस्थ। तो
अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, ये लो, ये क्या हो गया, अनुप्रस्थ विभाजन। तो एक से कितनी कोशिकाएं बनी, दो कोशिकाएं बनी। एक से कितनी कोशिकाएं बनी, दो कोशिकाएं। ठीक है, अब देखो हम इसको मान ले निभाग। ये कौन सा छोर है, निभाग वाला छोर। और ये कौन सा है, ये है बीजांड द्वार वाला छोर। ये कौन सा छोर है, बीजांड द्वार वाला छोर। तो देखो इस जाइगोट में पहला विभाजन अनुप्रस्थ हुआ। अनुप्रस्थ हुआ तो दो कोशिकाएं बनी। ठीक है, एक निभाग की ओर, जिसको तो हमने क्या बोल दिया, एपिकल, और दूसरी बीजांड द्वार की ओर बढ़ती है, जिसे क्या बोलते हैं, बेसल सेल। ठीक है, युग्मनज या जाइगोट में पहला अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो दो कोशिकाएं बनी, एक निभाग की ओर, एक बीजांड द्वार की ओर। निभाग की ओर जो कोशिका बनती है उसे एपिकल सेल कहते हैं, और बीजांड द्वार की ओर जो कोशिका बनती है उसे बेसल सेल कहते हैं। क्लियर बात। अब देखो दोनों कोशिकाओं में विभाजन लगभग साथ साथ होते हैं। दोनों कोशिकाओं में विभाजन क्या होंगे, लगभग साथ साथ होते हैं। ठीक है, इस एपिकल सेल में अब विभाजन दोनों में होगा, दोनों में होगा। यहां पर तो दोनों विभाजन कैसा था, अनुप्रस्थ। यहां विभाजन अलग अलग होगा। इस एपिकल सेल में तो ऊर्ध्व या अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, और बेसल सेल में अनुप्रस्थ विभाजन होगा। तो आपको दिमाग में ये बिठा लेना है, इस बेसल सेल में तो सारे विभाजन कैसे होंगे, अनुप्रस्थ। थोड़ी चेंजिंग आएगी वो किसमें, एपिकल सेल में। तो देखो ये द्विकोशिकीय युग्मनज, ठीक है, इसकी एपिकल सेल में कैसा विभाजन हुआ, ऊर्ध्व या अनुदैर्ध्य। तो यहां एक एपिकल सेल से कितनी सेल बन गई, दो। और इस बेसल सेल में कैसा विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ। यहां भी कितनी कोशिकाएं बन गई, दो। ठीक है, तो ये दो एपिकल सेल हैं, ये दो बेसल सेल हैं। अब युग्मनज कितनी कोशिकीय बन गया, चार कोशिकीय। यहां एक कोशिकीय था, यहां पर युग्मनज कितनी कोशिकीय हो गया, चार कोशिकीय। अब ये जो चारों कोशिकाएं हैं ये उल्टे टी आकार की तरह व्यवस्थित होती हैं। चारों कोशिकाएं कैसी व्यवस्थित होती हैं, उल्टे टी आकार की तरह व्यवस्थित होती हैं। अब देखो ये युग्मनज कितने कोशिकीय बन गया, चार कोशिकीय। अब इस बेसल सेल में फिर विभाजन होंगे, तो इसमें विभाजन हुए, एक से दो बन गए, इसमें विभाजन हुए, एक से दो बन गए, यानी चार कोशिकाएं तो कौन सी बन गई, बेसल कोशिकाएं। ठीक है, इसमें सारे विभाजन कैसे होंगे, अनुप्रस्थ। यहां पर अब वापस कैसा विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। कैसा विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है, तो इस चार कोशिकीय युग्मनज में फिर क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो 8 कोशिकीय संरचना बनती है। कितनी बनती है, 8 कोशिकीय संरचना, जिसे हम क्या बोलते हैं, अष्टांश। 8 कोशिकीय युग्मनज को क्या बोलते हैं, अष्टांश बोलते हैं। एपिकल सेल में विभाजन यहां कैसा हो गया, अनुप्रस्थ। इसमें तो सारे विभाजन कैसे होंगे, अनुप्रस्थ। ठीक है, अब देखो 8 सेल है, इसको हमने क्या बोल दिया, अष्टांश बोल दिया। अब इनमें से 2 सेल हैं, एपिकल और बेसल। इनमें से ये दोनों कोशिकाएं भ्रूण में भाग नहीं लेती है। भ्रूण निर्माण में केवल कौन सी सेल भाग लेगी, एपिकल। एपिकल सेल किसमें भाग लेगी, भ्रूण निर्माण में। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर इस बेसल कोशिका का क्या काम,
बेसल कोशिका भ्रूण निर्माण में तो भाग नहीं लेती, लेकिन भ्रूण के निर्माण में सहायक होती है। तो बेसल सेल क्या होती है? भ्रूण निर्माण में सहायक, भ्रूण निर्माण में सहायक, भाग नहीं लेती है लेकिन जरूरी है, आवश्यक होती है। कैसे वो अभी देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये बेसल सेल है। बेसल सेल यहाँ एक कोशिकीय थी, यहाँ दो कोशिकाएं हो गई, यहाँ कितनी कोशिकाएं बन गई? 4। इनको हम भ्रूणीय कोशिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन एपिकल सेल को हम क्या बोल सकते हैं? भ्रूणीय कोशिकाएं। क्यों? क्योंकि ये एपिकल कोशिका ही आगे जाकर के किसका निर्माण करेगी? भ्रूण का निर्माण करेगी। तो इस 4 कोशिकीय, अब इस एपिकल सेल कितनी हो गई? 4 कोशिकीय। इस 4 कोशिकीय एपिकल वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं? चतुष्टांश। क्या बोलेंगे इसको? चतुष्टांश। ठीक है, चतुष्टांश बन गया। अब इस चतुष्टांश, अब क्या होगा? इस चतुष्टांश की चारों कोशिकाएं विभाजित होगी। चारों कोशिकाएं विभाजित होगी तो 4 से कितनी कोशिकाएं बनेगी? 8। कितनी कोशिकाएं बन जाएगी? 8। ये 4 कोशिकीय तो पहले बन गई थी। अब इसमें चतुष्टांश में क्या होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा, तो 4 से कितनी कोशिकाएं बन जाएगी? 8 कोशिकाएं बन जाएगी। तो इस 8 कोशिकीय भ्रूण को हम क्या बोलते हैं? अष्टांश। इसको क्या बोलेंगे? अष्टांश। ठीक है, ये केवल अभी भ्रूणीय कोशिकाओं की बात हुई है। नीचे क्या है? बेसल कोशिकाएं। तो बेसल कोशिकाएं बार बार क्या करती हैं? अनुप्रस्थ विभाजन करती हैं, और अनुप्रस्थ विभाजन करके 6 से 10 कोशिकीय लंबी संरचना का निर्माण करती है। 6 से 10 कोशिकीय लंबी संरचना का निर्माण करती है। इस संरचना को केवल इसको क्या बोलते हैं? निलंबक। तो बेसल कोशिकाएं तो बार बार अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के 6 से 10 कोशिकीय लंबी संरचना का निर्माण करती है, जिसे निलंबक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो निलंबक है, इसकी जो सबसे अंतिम कोशिका है, ये फूल करके आकार में बड़ी हो जाती है। निलंबक की सबसे नीचे वाली जो कोशिका है, फूल करके आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे चूस्कांगी कोशिका कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? चूस्कांगी कोशिका। ठीक है, अब देखो इसमें 8 कोशिकीय जो भ्रूण है, इसमें 6 से 10 कोशिकीय लंबी संरचना तो क्या बन गई? एक निलंबक। और ऊपर कितनी कोशिकाएं बन गई? अष्टांश या 8 कोशिकाएं बन गई। ये 8 कोशिकाएं अब विभाजित होगी, तो 8 से कितनी कोशिकाएं बनाएगी? 16। ठीक है, 16 कोशिकाएं बनाएगी, फिर 16 विभाजित होगी। ऐसे इसमें अब क्या होंगे? तेजी से विभाजन होंगे। तेजी से विभाजन होंगे तो भ्रूण बनेगा। पहले भ्रूण बिंब के आकार का बनता है, फिर धीरे धीरे विभाजन होते रहते हैं तो भ्रूण रिधाकार बन जाता है। कैसा बन जाता है? रिधे के आकार का। तो इसमें देखो चूस्कांगी कोशिका, ये निलंबक है। निलंबक की अंतिम कोशिका क्या कहलाएगी? चूस्कांगी कोशिका। ठीक है, ऊपर क्या है? अष्टांश। अब ये 8 कोशिकाएं क्या करेगी? विभाजन। 8 कोशिकाएं क्या करेगी? विभाजन करेगी, और विभाजन करके कितनी कोशिकाएं बना लेगी? 16।
ये भ्रूण कैसा बन गया, बिंब के आकार का। कैसा बन गया, बिंब आकार। ठीक है, इसमें जो सबसे बाहरी परत है, ये बाहरी परत डर्मेटोजन कहलाती है। 16 कोशिकीय जो भ्रूण है, इसकी सबसे बाहरी जो परत है, ये क्या कहलाती है, डर्मेटोजन। अब इस भ्रूण में क्या होंगे, लगातार विभाजन होंगे। लगातार विभाजन होंगे तो ये कैसा हो जाएगा, रेखाकार। कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे रेखाकार हो जाएगा और कोशिकाओं की संख्या इसमें बढ़ती जाएगी। कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, इसमें बढ़ती जाएगी, क्योंकि बार बार क्या होंगे, अब विभाजन होंगे। तो भ्रूण बिंब के आकार से कैसा हो गया, रिधे के आकार का। और ये रिधाकार जो भ्रूण है, ये 3 परतों में डिवाइड हो जाता है। कितनी परतों में डिवाइड हो जाएगा, 3 परतों में। ठीक है, सबसे बाहरी परत तो क्या कहलाएगी, डर्मेटोजन, या जिसको हम बोलते हैं त्वचाजन। मध्य की परत वल्कुटजन और आंतरिक परत रंभजन। ये 3 परतें बन गई। ठीक है, सबसे बाहरी डर्मेटोजन, मध्य की वल्कुटजन और सबसे आंतरिक रंभजन। ठीक है, अब देखिए ये जो कोशिका है, इस निलंबक की वह कोशिका जो भ्रूण के बिल्कुल नजदीक है। अब तो भ्रूण के नजदीक ये सेल है, ये अधः स्फीतिका कहलाती है। ये कोशिका क्या कहलाएगी, अधः स्फीतिका। तो निलंबक की 2 स्पेशल कोशिकाएं जो आपको ध्यान रखना है, एक तो अंतिम कोशिका जो चूस्कांगी कोशिका कहलाती है, और एक भ्रूण के बिल्कुल नजदीक जो अधः स्फीतिका कहलाती है। ये जो अधः स्फीतिका कोशिका है, ये अधः स्फीतिका कोशिका मूलांकुर में, किसमें, मूलांकुर में मूल गोप का निर्माण करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मूल गोप का निर्माण किससे होता है, निलंबक की अधः स्फीतिका कोशिका से। ठीक है, मैंने बताया था निलंबक वाली कोशिकाएं भ्रूण निर्माण में भाग नहीं लेती है, लेकिन भ्रूण के निर्माण में सहायक होती है। तो देखो ये जो चूस्कांगी कोशिका है, ये क्या करती है, भ्रूणपोष में धंस जाती है और भ्रूणपोष से पोषण को अवशोषित करती है, भोजन को अवशोषित करती है, और इन कोशिकाओं के माध्यम से भ्रूण कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। तो इस निलंबक का कार्य किसमें है, पोषण प्रदान करने में। भ्रूण की कोशिकाएं जो विभाजित हो रही है, या भ्रूण का जो विकास हो रहा है, तो भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूण कोशिकाओं तक पोषण पहुंचाने का काम किसका है, निलंबक कोशिकाओं का। ये चूस्कांगी कोशिका तो भोजन को अवशोषित करती है और इन कोशिकाओं के माध्यम से भ्रूण तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो भ्रूण यहां तक कैसा हो गया, रिधे के आकार का। इस रिधाकार भ्रूण में कितनी परतें बन गई, 3। अब ये जो 3 परतें हैं, ये 3 परतें भ्रूण के अलग अलग अंगों का निर्माण करेगी। सबसे बाहरी परत है, ये बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। वल्कुटजन परत है, वो वल्कुट का निर्माण करती है, और रंभजन परत है, वो रंभ का निर्माण करती है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसमें और विभाजन होंगे, और विभाजन होंगे तो इस भ्रूण में 2 पालियां बन जाएगी। 2 क्या बन जाएगी, पालियां बन जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको आगे, यहां तक क्लियर है ना, भ्रूण कैसा बन गया, रिधे के आकार का।
हृदयाकार भ्रूण में जैसे जैसे विभाजन होंगे इसमें दो पालियां निर्मित हो जाएगी। दिख रही है दो पालियां। इस प्रकार भ्रूण में कितनी पालियां बन गई? दो पालियां। ये जो दो पालियां हैं ये किसका निर्माण करती है? बीज पत्रों का। किसका निर्माण करेगी? बीज पत्रों का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखो जो द्विबीजपत्री पादप है उनके भ्रूण में दो पालियां पाई जाती है, इसलिए बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है? दो। और जो एक बीजपत्री पादप है, एक बीजपत्री पादपों में एक ही पाली बनती है, यानी बीजपत्र एक ही बनता है। तो ये अंतर भी ध्यान रखना। द्विबीजपत्री पादपों में दो बीजपत्र होते हैं और एक बीजपत्री पादपों में एक बीजपत्र होता है। हाँ, इस भ्रूण की सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? विभाज्योत्तकी। भ्रूण की सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये विभाज्योत्तकी कोशिकाएं होती हैं। अब ये जो दो पालियां हैं, दो पालियों के जो खांच का भाग है यहां से प्राणपुर का निर्माण होता है। दोनों पालियों के मध्य जो खांच है, इस खांच वाले भाग से किसका निर्माण होता है? प्राणपुर से। और इससे नीचे का भाग है, इससे किसका निर्माण होगा? मूलांकुर का। तो प्राणपुर है ये पर्वह का निर्माण करेगा और मूलांकुर है वो मूल का निर्माण करता है। और ये बीच में है ये, इसको बोलते हैं भ्रूणीय अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? भ्रूणीय अक्ष। तो जो परिपक्व भ्रूण होता है ये परिपक्व भ्रूण दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो पालियां, दो तो क्या बन जाती है? पालियां। और एक इसमें स्पष्ट क्या बन जाती है? भ्रूणीय अक्ष। यहां जो खांच वाला भाग है, ठीक है, इस खांच वाले आधारीय भाग से किसका निर्माण होता है? प्राणपुर का निर्माण होता है। ठीक है, और यहां से किसका निर्माण होगा? मूलांकुर का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप डाउट लिख करके भेज सकते हो। धन्यवाद।